हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है बादल भैया ऑफिशियल में, और मैं हूं आपका बादल भैया। तो भाई अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करा था। उसके बाद कूल एंड पेट्रोलियम को थोड़ा सा डिस्कस करा था, पूरा नहीं हो पाया था। तो आज का गोल क्या है? आज का गोल अगर हम डिस्कस कर लें, लिखा हुआ है बोर्ड में, गोल ऑफ द डे क्या है? सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे। कोल एंड कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ सब टॉपिक्स के मैंने नाम लिख दिए हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम बनता कैसे है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी फ्लेम जब बर्न होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ जब बर्न होता है तो वो फ्लेम के साथ बर्न होगा या फ्लेम के विदाउट बर्न होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है। कंबशन रिएक्शन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो उसमें एक है कंबशन रिएक्शन, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद है एडिशन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, पता नहीं कितना जाएगा, मुझे भी नहीं पता। लंबा चला जाए तो अगर लंबा चला जाता है, अगर लंबा जाता है तो अपना स्लॉट्स में बांट के देख लेना, ठीक है। पहले आधा देख लिया, फिर आधा देख लिया, ऐसे करना। या पहले 1/3 देख लिया, फिर नेक्स्ट 1/3 देख लिया, फिर नेक्स्ट 1/3 देख लिया। बात समझ में आई भाई साहब? क्लियर एकदम? ठीक है। तो अब बिना लेट किए टॉपिक पे आते हैं। कूल एंड पेट्रोलियम हेडिंग लगाया हुआ था आपका, उसी में डिस्कस करेंगे। उसी में सबसे पहले कोल के बारे में डिस्कस करते हैं। मिटा रहा हूं मैं इसको। कोल के बारे में उसी में डिस्कस करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम हेडिंग है, इसमें हम सबसे पहले कोल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है कोल, ठीक है। तो जैसे कि कल मैंने बताया था भाई साहब, मेरी बातें ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एकदम ब्रेन में सेट हो जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा। पढ़ने का मतलब देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं, शायद मैं जो लेक्चर्स बना रहा हूं ना, ये थोड़े लंबे जाते हैं, मुझे पता है। बट मेरा मोटो ये होता है ना कि आप जब क्लास में इंटर करो और जब क्लास से निकलो, तो इस 1 घंटे या 45 मिनट या 50 मिनट जो भी आप दो, उसमें आप उस टॉपिक पे ना महारत हासिल कर लो। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ एक बार रिवीजन करो, 10-15 मिनट रिवीजन करने में लगेगा। उसके बाद भाई साहब धुआं धुआं कर दो उस टॉपिक का। इसीलिए मैं टाइम लेता हूं। अगर मैं कम टाइम में पढ़ा के निकल जाऊं, उसको बार बार आप पढ़ो, तो शायद ओवरऑल टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। मतलब मैं आधे घंटे में कोई टॉपिक पढ़ा के निकल जाऊं और आपको खुद से पढ़ने में उसको 1 घंटा लगे, तो 1.5 घंटा ऐसे लगा। मैं किसी टॉपिक को 1 घंटे में पढ़ाऊं और बाद में आपको उसको समझने में, रिवीजन करने में 15 मिनट लगे, तो भाई ओवरऑल तो टाइम आपका फायदा हो रहा है ना। समझ लो मेरी बात। तो इसीलिए चलो डिस्कस करते हैं कोल। कोल के बारे में डिस्कस कोल के बारे में डिस्कस करते हैं भाई साहब। कोल, कोयला, देखियो मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो उसका भी व्यवस्था है। ये देख लो, हमारे स्टेट में ना बहुत कोयला पाया जाता है, बहुत ज्यादा। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं सामने थोड़ा लेके आता हूँ। ये देख रहे हो, काला सा एकदम, पूरा इतना काला कि इंसान छू ले तो इंसान काला हो जाए, ठीक है। यही कोयला है भाई साहब। ये ना बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। हमारे स्टेट में भर भर के पाया जाता है भाई साहब, ठीक है। बट फिर भी हमारा स्टेट गरीब है खैर, ठीक है। फोकस नहीं हो पा रहा है क्या? हाँ, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, यही है कोयला यार, कोयला, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, ये रॉक का पार्टिकल है। अब जरा इसमें समझना, ये तो इस देखने में कैसा दिखता है वो बात हो गई, ठीक है। बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है, काला हो गया मेरा हाथ, ले, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है कि कोल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो कोल में जो कार्बन मैक्सिमम पाया जाता है ना, वो फ्री कार्बन होते हैं, ठीक है, फ्री कार्बन। उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। कोल इज अ कोल इज अ कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, डेफिनेशन लिखोगे कॉपी में, कॉपी में डेफिनेशन लिखोगे, देखो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं वो।
कोल का डेफिनेशन की बात करेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम लोग कोल कैसे बनता है वो देखेंगे। उसके बाद उसी तरह पेट्रोलियम का डेफिनेशन लिखेंगे, उसको समझेंगे, और पेट्रोलियम कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है। कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कार्बन पूरा लिख दो यार, डेफिनेशन लिख रहे हो तो पूरा लिख दो। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन along with फ्री कार्बन। ये बहुत खास, फ्री कार्बन होता है कोल में, along with फ्री कार्बन, इसको अंडरलाइन करियो, फ्री कार्बन, उसके बाद सम अमाउंट ऑफ, along with फ्री कार्बन एंड सम अमाउंट ऑफ, कुछ इंप्योरिटीज होते हैं, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, जो किताबी डेफिनेशन हो गया। ठीक है। कोल के बारे में एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब जरा समझना कोल बनता कैसे, हाउ इट फॉर्म। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि कोल जो है एक फॉसिल फ्यूल है, और फॉसिल फ्यूल है भाई साहब, तो फॉसिल से भी बनेगा, से ही बनेगा। तो कोल बनता है बाय द बनता है भैया बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज प्लांट्स। ध्यान रखना, प्लांट से कोल बनता है, प्लांट के डिकम्पोजिशन होने से कोल बना है। ठीक है। और एनिमल के डिकम्पोजिशन होने से पेट्रोल बनता है। ठीक है। पेट्रोलियम, डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज साइज प्लांट एंड ट्रीज। मतलब यहाँ पे ना लास्ट साइड प्लांट का मतलब यहाँ पे टेरिडोफाइटा आ जाएंगे। अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर अगर पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि लार्ज साइज प्लांट में मैं बात कर रहा हूँ टेरिडोफाइटा की, एंजियोस्पर्म की एंड जिम्नोस्पर्म की। ठीक है। और ट्रीज का मतलब तो वही हो गया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछते हैं, ये वाला, इसको स्टार मार्क करो, डब्बा बनाओ, अंडरलाइन करो, जो करना है करो, लेकिन भूलना क्या कि कैसे बनता है, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, ये की पॉइंट्स भाई साहब, ये दो वर्ड्स एग्जामिनर ढूंढेगा एग्जाम में। ठीक है। आपके कॉपी में लार्ज साइज प्लांट और ट्रीज। ठीक है। ये डिकम्पोज होगा तो समय के साथ क्या बनेगा, बोलो। अरे यार कोयला, ये वाला समझ रहे हो। मतलब तुम्हें प्लांट है, बोल रहे हाँ है, बुझा रहा है। प्लांट डिकम्पोज होकर काला बन गया, सालों साल लग गए, मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इसमें शायद, और हम लोग ऐसे उड़ा देते हैं तुरंत जला के। ठीक है। छापिए भाई साहब, इसको नोट डाउन करेंगे, वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन करो। ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद मैं पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं। पेट्रोलियम मिटा दो, मिटा रहा हूं। ठीक है। मिटा रहा हूं। इसके बाद पेट्रोलियम की बात करेंगे। पेट्रोलियम को आप पेट्रोल से कंफ्यूज मत होना, पेट्रोलियम ना मिक्सचर होता है। मैं पहले मिटा लेता हूं, उसके बाद वही चीज इसमें भी करेंगे। पहले पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि पेट्रोलियम होता क्या है, उसके बाद भाई साहब उसका डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर पेट्रोलियम बनता कैसे है वो डिस्कस। बात बुझाया? ओ, तो जरा समझना, इधर देखो, इधर देखो, इधर जरा देखना। पेट्रोलियम ना भाई साहब बहुत काला होता है, मतलब पूरा गंदा सा दिखता है। जितना पेट्रोल आप साफ देखते हैं ना, वो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। वो ना इंडिया में बॉम्बे में है, बॉम्बे हाई जगह का नाम है, इनफैक्ट समुंदर के बीच में शायद है। ठीक है। तो वहां से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वो बहुत काला होता है, इनफैक्ट बहुत गंदा, शायद स्मेल भी करता है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद हाँ बहुत गंदा स्मेल करता है। ठीक है। तो वो वहां से निकाला जाता है,
उसके बाद ना उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, उसके हेल्प से पेट्रोलियम से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जिसमें से पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये नेचुरल गैस होता है। नेचुरल गैस तो खैर अपने आप ऊपर में आ जाता है, ठीक है, उसके लिए कोई ज़्यादा प्रोसेस की जरूरत नहीं होती, बहुत कम टेम्परेचर में आ जाता है। नेचुरल गैस आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, ग्रीस, ग्रीस का नाम सुना, ठीक है, ठीक पूरा होता है, ग्रीस आता है। इनफैक्ट जो नाम सुना वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो भी कहीं ना कहीं एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के हिसाब से एक ना बहुत बड़ा, ये एग्जाम का सिलेबस का पार्ट नहीं है बट थोड़ा समझो, एक ये होता है मतलब कि टावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और अलग अलग टेम्परेचर पे ना अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ गिवन टेम्परेचर होता है कि इसमें पेट्रोल बनेगा, इसमें डीजल बनेगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम हेडिंग लगाएंगे, पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल, मतलब सॉरी, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, और इससे पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इससे पेट्रोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। समझ गए, पेट्रोलियम और पेट्रोल अलग अलग चीजें, ठीक है। पेट्रोलियम में सारा कुछ आ जाता है, वो एक मिक्सचर है, समझ लो, पेट्रोलियम एक मिक्सचर टाइप से है, ठीक है। और हाँ, कोल में हमने क्या देखा था कि कोल सॉलिड फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम में लिक्विड फॉर्म में होता है। इनफैक्ट उसमें कुछ गैसेस के भी मिक्सचर होते हैं, जो कि जो पेट्रोलियम का वेल होता है, कुआं मतलब पेट्रोल का कुआं उसको बोला जाता है, ठीक है, वो कुछ अलग टाइप से होता है भाई साहब, मैंने तो कभी सामने से नहीं देखा, बट हाँ मूवीज में शायद आपने देखा होगा, ठीक है। वहां पे ना जो बायो ये नेचुरल गैसेस होते हैं ना, जिसमें सीएनजी एंड एलपीजी होता है, वो बहुत जल्दी वो एक्सट्रैक्ट होकर अपने आप ऊपर आ जाता है, तो उसको वहां से निकाल लिया जाता है। उसके बाद पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल बचता है, उससे फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। तो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के डेफिनेशन में लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे क्रूड ऑयल, क्रूड दिखाई तो दे रहा है ना, एकदम दिखाई दे रहा है, क्रूड ऑयल ऑब्लिक पेट्रोलियम, crude oil oblique petroleum is a complex mixture of crude oil oblique petroleum, petroleum is a is a complex complex mixture of complex mixture of solid liquid and गैस, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखेंगे भाई साहब, ये डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विथ वाटर एंड सम अर्थी इंप्योरिटीज, मतलब वो कंकड़ पत्थर वगैरह, ठीक है, सम अर्थी इंप्योरिटीज, लिखेंगे। क्या बोला मैंने, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम कुछ नहीं होता है भाई साहब, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें वाटर और अर्धी पार्टिकल्स या अर्धी इंप्योरिटीज मिले हुए रहते हैं, ठीक है। वाटर यहाँ पे सॉल्ट्स में लिख देना, वाटर सॉल्ट्स एंड सम अर्धी इंप्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर बनाया जाता है। हमारे काम का ये डेफिनेशन है। उसके बाद हॉट फॉर्म, by the decomposition of by the decomposition of by the decomposition of यहां पे ध्यान दो, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या था, उसमें लार्ज प्लांट्स मैंने लिखा था एंट्रीज, ठीक है, मतलब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ट्रीज आ जाएगा, और लार्ज प्लांट मतलब टेरिडोफाइटा। यहां पे जो होगा बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ स्मॉल प्लांट्स
एंड एनिमल, एंड एनिमल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर ढूंढेगा एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। स्मॉल प्लांट्स में क्या आ जाएगा, एल्गी, प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स नाम सुना है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। प्लैंक्टन्स दो सुना होगा कि जो प्लांट से बिलोंग करता है वो फाइटोप्लैंक्टन्स या जूप्लैंक्टन्स। तो स्मॉल प्लांट्स में आपके प्लैंक्टन्स आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स वाले और एल्गी के कुछ, ठीक है। और एनिमल तो एनिमल है भाई साहब, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ डिकम्पोज करेगा तो पेट्रोल बनता है। और देखो एक्चुअली में क्या हुआ था, कभी आज से मिलियन साल पहले कुछ हुआ होगा ऐसा माना जाता है। अब किसी ने तो देखा नहीं, देखने के लिए तो कोई बच्चा ही नहीं भाई साहब, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ होगा कि बहुत बड़ा कुछ भूचाल आया होगा या कुछ वॉल्केनो आया होगा या अर्थक्वेक कुछ भी आया होगा जिसकी वजह से पूरा तहस नहस हो गया। मतलब सारे प्लांट, सारे एनिमल्स वगैरह सब मर गए, जमीन के अंदर दब गए। कुछ दबे जमीन के अंदर और कुछ दबे ये समुद्र के, मतलब समुद्र की गहराई में चले गए अंदर में। और हुआ क्या कि सेडिमेंट्स जमता गया, सेडिमेंट जमता गया, मान के ऐसे समझो, पेट्रोल, पेट्रोल का समझा रहा हूँ। एनिमल्स और स्मॉल प्लांट्स थे वो समुद्र के अंदर शायद चले गए, या हो सकता है बाद में वहां समुद्र बन गया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये यहाँ पे दब गए, ये यहाँ पे दब गए, ये मरा हुआ एनिमल है और स्मॉल प्लांट्स ये दब गए, ठीक है, ये दब गए, ठीक है। उसके बाद ये जब दबे भाई साहब तो धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा हुआ, ये एक लेयर बन गया और इनका जो कांटेक्ट है ना वो ऊपर के दुनिया से कट गया और अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से एनारोबिक बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स जो हैं वो इस पे काम करेंगे भाई साहब, इस पे काम करेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है तो इसको डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। उसके बाद डिकम्पोज करने के बाद बहुत धीरे 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 डिकम्पोजिशन होगा और फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रूड ऑयल बन जाएगा। और उस क्रूड ऑयल को आज के डेट में हम लोग समुद्र के बीच में ऐसा कुछ कुछ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से एकदम डीप से, ठीक है, यहां से हम क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं, यहां से हम क्रूड ऑयल। बात समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे बनेगा, स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। तो इसको छापेंगे भाई साहब, छापो यार, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम यहां फिनिश होता है। उसके बाद अब जो टॉपिक बच रहा है, अब जो टॉपिक बच रहा है वो है कि कोई भी फ्यूल जब जलेगा, कोई भी चीज इनफैक्ट जब जलेगा तो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जब जलती है तो उसमें एक फ्लेम बनता है। फ्लेम समझ रहे हो ना, फ्लेम, फ्लेम नहीं समझ रहे हो, ये वाला, अरे चलो हाँ, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, ये कैमरा में नहीं कैप्चर हो पा रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये फ्लेम है भाई साहब, ठीक है, टूई टूई टूई, हाँ ये फ्लेम है, ठीक है। कुछ चीज़ें जलती है फ्लेम के साथ, फ्लेम के साथ, और कुछ चीज़ें जलती है बिना फ्लेम के। अब मैं बिना फ्लेम के जला के कैसे दिखाऊं, रुको जरा रुको, थोड़ा फील करते हैं, जब तक फील नहीं तब तक साइंस का मजा है, जब तक फील नहीं तब तक साइंस का मजा नहीं। कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देख जरा ये कागज बा, इसको मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जल जा भाई। देखो ये फ्लेम के साथ जल रहा ना, अभी ये फ्लेम के साथ जल रहा है, अभी ये फ्लेम के साथ जल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, जल रहा है, ये जो पीला पीला ऊपर में दिख रहा है ना, ये वाला, ये फ्लेम है। अब ये बुझ जाएगा, बुझू यार, हाँ बुझ गया, ये बुझ गया। अभी भी देखो, अभी भी लेकिन जल रहा है, क्या कैमरा फोकस हो जाए, हाँ ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो छोटा छोटा रेड रेड दिख रहा है जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये जब रेड रेड है, ये वाला, ये बीच में जो दिख रहा है ये रेड वाला, ठीक है, ये देखो, ये रेड वाला, ये अभी भी जल रहा है और इससे धुआं निकल रहा है। अब इससे धुआं अभी क्यों निकल रहा है और जब फ्लेम था उस समय क्यों निकल रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। रुको रुको, ये जो रेड रेड दिख रहा है ना अभी, ये जो अभी भी जल रहा है बट ये फ्लेम अब खत्म हो गया, अभी भी जल रहा था, फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, फिर से। उस समय भी जल रहा था लेकिन फ्लेम के साथ नहीं जल रहा था, उस समय भी जल रहा था लेकिन फ्लेम के साथ नहीं जल रहा था, तो वो विदाउट फ्लेम जला। रुक एक बार और करके दिखा रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ अभी जल रहा है,
फ्लेम दिख रहा है आपको, एकदम दिख रहा है, पूरा आग आग धुआं धुआं दिख रहा है, मतलब धुआं नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ आग दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको बुझाने की कोशिश करता हूँ। बुझ गया, अरे बुझो यार, हाँ बुझ गया। ठीक है, अब ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये भी अभी भी जल रहा है, कहीं ना कहीं जल रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है मान रहा हूँ, बट अभी भी जल रहा है। ठीक है, बट अभी कोई फ्लेम नहीं है, अभी कोई फ्लेम नहीं है। और आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अभी आपको धुआं भी दिखेगा, खत्म हो गया अब। ठीक है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। या आप कोयले को घर में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं जिस तरह से मैं करता हूं, तो घर में ना चूल्हा जलाया जाता है, मतलब कोयला का। ठीक है, अब तो गांव में भी गैस अवेलेबल हो गया है बहुत जगह। ठीक है, बट फिर भी बहुत जगह कभी चूल्हा जलाया जाता है। तो जब चूल्हा में ये कोयला जलाते हैं ना, जब ये कोयला जलाते हैं तो शुरुआत में ये धुआं दे, मतलब शुरुआत में इसमें क्या होता है कि धुआं देता है और फ्लेम के साथ जलता है। उसके बाद थोड़ी देर हो जाता है, घर के बाहर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर हो जाता है, उसके बाद इससे सिर्फ रेड रेड कलर का हीट आता है, सिर्फ हीट आता है, उसमें कोई फ्लेम बहुत कम आता है। तो कब फ्लेम के साथ चीजें जलती हैं, कब बिना फ्लेम के चीजें जलती है, वो जरा समझो, वो जरा आप समझना है। यही समझने का बात है, मैं थोड़ा फील कराने के लिए चीजों को लिखा। ठीक है, आई होप आपने इसको लिख लिया हो। अगर नहीं लिखा तो वीडियो में पीछे जाएंगे और लिखेंगे, वीडियो में पीछे जाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड काफी गंदा हो जाता है यार ये मेरा, कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियो में पीछे जाएंगे और लिखेंगे ये वाला। और अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल बर्न विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम। कौन सा फ्यूल मैंने समझ लो ना, जलने वाली चीज, कौन सा फ्यूल जलने वाले जलेंगे, जलना उनका काम है। तो देखिए, फ्यूल बर्न विथ फ्लेम और विदाउट फ्लेम, कौन सा फ्यूल फ्लेम के साथ जलेगा और कौन सा फ्यूल विदाउट फ्लेम के साथ जलेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं विथ फ्लेम, कौन सी चीजें फ्लेम के साथ जलती है, कौन सी चीजें फ्लेम के साथ जलती है। तो जरा सुनियो और समझिए एकदम ध्यान से। फ्यूल इन गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म, गैस के फॉर्म में, गैस फॉर्म। फ्यूल अगर गैस के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। फ्यूल गैस के फॉर्म में हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स होता है यार, एलपीजी, क्या गुंडा बनेगा। ठीक है, फ्यूल अगर गैस के फॉर्म में है, फ्यूल अगर गैस के फॉर्म में है तो बर्न विथ, देन इफ, ऐसे लिखता हूं स्टेटमेंट बना के, इफ फ्यूल is in form of gas, फिजिकल स्टेट इसका गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन फिजिकल स्टेट होते हैं ना। ठीक है, जनरली तीन होते हैं, उसके अलावा भी होता है प्लाज्मा स्टेट और बहुत साइंस के टर्म से, बट उसकी बात नहीं करेंगे। फ्यूल अगर गैस के फॉर्म में है, इफ फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, देन इट बर्न विथ फ्लेम, पहला केस ये होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में तो है, बट सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड दोनों में से किसी भी फॉर्म में है। सुन ध्यान से, पहला वो ऑलरेडी गैस में था, गैस को जला दिया, पूरा फ्यूल फ्लेम बनाया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो ये ना, ये आपको लिक्विड फॉर्म में भी दिख रहा है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन अभी मैं जलाऊंगा, देखो अंदर में लिक्विड है ना यार, ये अंदर में दिख रहा होगा शायद आपको, लिक्विड है। अभी मैं इसको जलाया तो देखो फिर भी पूरा एकदम मस्त फ्लेम बन रहा है। मस्त फ्लेम क्यों बन रहा है वो देखेंगे। फ्यूल अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वो वोलेटाइल है, फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, बट इट इज वोलेटाइल। अभी वोलेटाइल का भाई का बला है, ये कौन पाइक रहा है।
ठीक है, समझते हैं। वोलेटाइल का मतलब है ना, वोलेटाइल का मतलब है कि वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वेपोराइज हो सकता है। मतलब ये लिक्विड बा पहले ही वेपर बनेगा, लिक्विड पहले वेपर बनेगा, उसके बाद तो फिर इसी केस में आ गया ना, फिर तो गैस ही बन गया। नहीं समझे? अरे भैया बात यह है, समझो समझो पहले समझो। या तो गैस है, गैस को डायरेक्ट जला दो तो फ्लेम बनेगा। दूसरा केस कि सॉलिड या लिक्विड है, लेकिन उसको जब तुम जलाते हो ना, आप जलाते हो जब, तो पहले वो वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब पहले वो गैस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जलता है। उसी को वोलाटाइल बोलते हैं। कोई भी सॉलिड लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको वोलाटाइल बोलते हैं। मतलब फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड बट इज volatile in nature, but is volatile in nature, volatile in nature, ब्रैकेट में लिखेंगे can be converted into gas, can vaporize दो, can be vaporized, then also नीचे दिख रहा है ना, नीचे, हाँ, then also it produce flame, then also, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं भाई, देन इट प्रोड्यूस फ्लेम। मैं क्या बोल रहा हूं कि गैस के फॉर्म में है तो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ये सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में है लेकिन वो वोलेटाइल है, मतलब वो गैस बन सकता है, वेपोराइज हो सकता है, तो पहले वो वेपोराइज होगा उसके बाद जलेगा। वो बहुत इंस्टेंटली होता है। देखो अंदर में ये जो भी फ्यूल है यहाँ पे, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में, शायद एलपीजी ही होता है इस लाइटर में, ये लिक्विड फॉर्म में अंदर में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है क्या यार? ये देखो, ये देखो ये, फोकस, कैमरा फोकस करो, करो करो करो, अरे करो ना यार, हाँ ये देखो, अरे ये लिक्विड फॉर्म में है यार, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, थोड़ा सामने लाऊं क्या, थोड़ा दूर लाऊं, करो ना यार फोकस। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ गया होगा, दिख गया होगा लगभग। देखो ये लिक्विड फॉर्म में है, आपको पता भी होगा, घर में लाइटर होगा तो देख लेना, ये लिक्विड फॉर्म में है, पहले ये गैस में कन्वर्ट होता है, ये बहुत इंस्टेंटली हो रहा है, मैं जैसे ही ये दबा रहा हूँ ना, जैसे दबा रहा हूँ ये पटाख से गैस में कन्वर्ट पहले हो रहा है, उसके बाद ये जल रहा है, ठीक है। और देखो इकाबा बमबत्ती, कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती, इसको मैं जलाया, इसमें वैक्स है, ये वैक्स सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, ये पहले पिघल के लिक्विड बनेगा, उसके बाद ये गैस बनेगा, गैस के बाद ये जल रहा है, ठीक है, गैस के बाद ये जल रहा है, इसलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। तो वोलेटाइल होगा तो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, या तो गैस हो तो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। याद कर लो, यही याद कर लो, मेरे साथ बोलो, आंख बंद, आंख बंद, और सिर्फ मेरी आवाज को सुनो, मेरी आवाज को एकदम ध्यान से सुनो, अगल बगल के सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखो। क्या बोल रहा हूं मैं? आंख बंद, आंख बंद, आंख आंख बंद। अब मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। अगर फ्यूल, इफ फ्यूल गैसेस फॉर्म में है, इफ फ्यूल इज इन गैसियस फॉर्म, देन इट बर्न्स फ्लेम विथ फ्लेम, ठीक है, अगर गैस में है तो फ्लेम के साथ चलेगा। दिख रहा है? आंख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश कर, शायद दिख रहा होगा तेरे को फ्लेम। अगर फ्यूल गैस के फॉर्म में है तो फ्लेम जलेगा। या दूसरा केस, अगर फ्यूल सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो वोलेटाइल है, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो भी फ्लेम जलेगा। समझ में आया? एकदम आया? बहुत से, बहुत से, बहुत से, ठीक है। अब इसी में आगे जाते हैं, ठीक है। फ्लेम जल रहा है, इसी टॉपिक में मैं और अंदर जा रहा हूं, पहले ये नोट डाउन करो। सबसे पहले फ्लेम के साथ जलेगा कि नहीं जलेगा, मैं हम डिस्कस कर रहे हैं विथ फ्लेम वाला टॉपिक। विथ फ्लेम वाला टॉपिक कब होगा वो डिस्कस करा, उसके बाद फ्लेम के भी टाइप डिस्कस करेंगे। फ्लेम के भी टाइप डिस्कस करेंगे कि सूटी फ्लेम क्या होता है, नॉन सूटी फ्लेम क्या होता है, उस पर बात करेंगे। सूटी फ्लेम क्या होता है ना, तो मिटा दूं, मिटा रहा हूं मैं, ओके, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। ये ना मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर रहा हूँ यार, मिटा के एक बार बोर्ड कपड़े से मुझे पानी भिगा के पोंछना पड़ेगा, ठीक है। बीच में थोड़ा शायद आपको लगेगा कि वीडियो कटा हुआ है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना। ओ ओ ओ ओ ओ
ओके, तो अब भाई डिस्कस कर रहे हैं क्या? अब डिस्कस करेंगे, अभी हमने देखा कि कब फ्यूल कब जलेगा, कब विथ फ्लेम जलेगा, कब विदाउट फ्लेम, डिस्कस आगे करेंगे। विथ फ्लेम में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये देख लिया कि विथ फ्लेम कब जलेगा, अब फ्लेम के टाइप डिस्कस करें, ठीक है? फ्लेम के टाइप तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? मैं समझाता चला जा रहा हूं, उसके बाद आप नोट डाउन करें। ओके, पहला जो टाइप है, देखो फ्लेम दो टाइप का हो सकता है, दो टाइप का, ठीक है? अब डिपेंड किस चीज पे करता है, किस टाइप का होगा, डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखो सिंपल सी बात है, क्लास बचपन में पढ़ा होगा आपने कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, भाई साहब ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन होगा तभी तो कंबशन होगा, ठीक है? तो ऑक्सीजन का सप्लाई भरपूर मात्रा में है, एकदम भर भर के है, एकदम मजे में है। जो ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा थोड़ा, मतलब समझ लो, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अबंडेंट रहेगा, पूरा एकदम कंप्लीट सप्लाई, एकदम जितना मांगो उतना, ठीक है, कंप्लीट सप्लाई रहेगा, ऑक्सीजन का बहुत अच्छा सप्लाई रहेगा, तो जो फ्यूल है, फ्यूल आपका कंप्लीटली बर्न होगा, कंप्लीटली जल के खत्म हो जाएगा। तो उस केस में जो फ्लेम बनेगा वो ब्लू कलर का फ्लेम बनेगा। किस कलर का? ब्लू कलर का फ्लेम। आपने गैस स्टोव में देखा होगा, ठीक है, जब खाना बनता है ना, वहां पे ब्लू कलर का फ्लेम आता है, तो वहां पे एलपीजी कंप्लीटली बर्न होता है। देख, पहला जो टाइप है क्या बताया? डिपेंड अपॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये की पॉइंट है भाई, इसको अंडरलाइन करना। डिपेंड अपॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? दो टाइप के होंगे, एक होगा ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम को हम लोग नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। अब ये नॉन सूटी मतलब, ब्लू फ्लेम तो कलर ब्लू है इसीलिए ब्लू फ्लेम। सूट मतलब होता है ना, ब्लैक ब्लैक, यार उसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ, मतलब जब खाना वाना बनाते हो घर में, तो बर्तन के नीचे कभी कभी काला काला आ जाता है, ठीक है? राख राख नहीं बोलते उसको, हमारे हमारे भाषा में ना, रीजनल लैंग्वेज में कैरखा बोलते हैं, सच बताऊं तो, ठीक है? तो अगर सूट बनाएगा काला काला, मतलब उसे छूटेगा धुआं, स्मोक स्मोक भी छूटता है, ठीक है? अगर सूट बनाएगा तो उसको सूटी फ्लेम बोलेंगे, जो कि येलो फ्लेम में बनता है। ब्लू फ्लेम अगर जल रहा है तो वो सूट प्रोड्यूस नहीं करेगा, समझ लो, आपने देखा होगा, ठीक है? सूट प्रोड्यूस नहीं करेगा मतलब धुआं ना के बराबर, ठीक है? तो उसको नॉन सूटी फ्लेम भी बोलते हैं, ब्लू फ्लेम को नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। यहां पे लिखा है डू नॉट प्रोड्यूस सूट एंड स्मोक, ठीक है? सूट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है? कालीख, यस सर, कालीख बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है? कालीख प्रोड्यूस नहीं करेगा और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है? धुआं हुआ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है। कंप्लीटली बर्न होगा तो वो निकलेगा। कंप्लीटली बर्न होगा मतलब सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देखो, अगर इन जनरल एयर लिखा है ना तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर इन जनरल एयर लिखा है तो ऑक्सीजन की बात करते हैं वो लोग। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सफिशियंट होगा, भरपूर मात्रा में, एकदम भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होगा, एकदम भर भर के। और क्या? फ्यूल जो होगा, ध्यान से, फ्यूल कंप्लीटली बर्न होगा, मतलब पूरा जल के खत्म, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है? फ्यूल कंप्लीटली अगर बर्न होगा तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, ब्लू फ्लेम कंप्लीटली बर्न होगा तो। दूसरा क्या है? डू नॉट प्रोड्यूस मच लाइट। हाँ भाई, ठीक है, ये ब्लू फ्लेम का ना एक डीमेरिट आप समझ सकते हो, ब्लू फ्लेम बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है? आप देखोगे, नोटिस करना, ठीक है? मैं एक ऐसे बता रहा हूँ, घर में करना, आप घर करना कर सकते हो। किचन में जाना, ठीक है, किचन का पूरा लाइट ऑफ कर देना, दरवाजा वरवाजा सब बंद कर देना, पूरा किचन अंधेरा कर देना। उसके बाद आप गैस स्टोव जलाना, लाइटर मारना, गैस स्टोव चल गया। जब आप नॉर्मली जल रहा है गैस स्टोव तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है फ्लेम, ठीक है? उस समय देखना रूम में जो लाइटनिंग होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर, पूरा बंद है, ठीक है? पूरा डोर वोर खिड़की विड़की सब बंद है, ठीक है? और लाइट भी बंद है, ठीक है? वो इलेक्ट्रिक वाला लाइट, ठीक है? तो फ्लेम से जब लाइट प्रोड्यूस होगा, जब ब्लू वाले से तो थोड़ा कम फील होगा, उसके बाद क्या करना मैं बता रहा हूँ। कुछ लेना, डंटा वंटा या कुछ भी, ठीक है, लाइटर ही लेना। उसके बाद ना उस फ्लेम का जो गैस का स्टोव है ना, वहां पे जोर से ठोकना, ठीक है? जब आप जोर से मारोगे, एकदम धड़ाक से मारोगे फ्लेम के ऊपर, तो उस समय ना ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। जब आप जोर से मारोगे उसमें, तो एट इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए एकदम
शायद 4-5 सेकंड के लिए वो येलो फ्लेम से जलना स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, 4-5 सेकंड के जलेगा, उसके बाद फिर अपना ब्लू फ्लेम आ जाएगा। येलो फ्लेम से जलना स्टार्ट होगा। जब येलो फ्लेम से जलना स्टार्ट होगा भाई साहब, तो उस समय आप नोटिस करना कि रूम में लाइटनिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो ब्लू फ्लेम में कंप्लीटली बर्न होता है, इसीलिए हाँ लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। इसको नॉन लुमिनस फ्लेम भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस फ्लेम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, गैस स्टोव में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वो होल्स उतने छोटे छोटे क्यों बनाए जाते हैं? डायरेक्टली एक बड़ा सा क्यों नहीं, छोटे छोटे होल्स बनाने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर गैस का सप्लाई, प्रॉपर ऑक्सीजन मतलब एयर का इनटेक मिल पाता है। ठीक है, जिस वजह से ब्लू फ्लेम के साथ चलता है। आई होप क्लियर हो गया हो, आई होप क्लियर हो गया। अब येलो फ्लेम की बात करें। येलो फ्लेम को भाई साहब सूटी फ्लेम बोलते हैं। इसमें कालीक प्रोड्यूस होगा, ब्लैक ब्लैक सूट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें स्मोक और सूट दोनों प्रोड्यूस होगा। सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई में कोई फ्यूल जल रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। वो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा? येलो फ्लेम। बहुत से बोलो यार, मेरे साथ बोलो, रूम में बैठे हो बोलो, अगल बगल देखेंगे घर वाले तो बोलेंगे पगला गया नहीं। ठीक है, बट बोलो, मजा आएगा। ठीक है, फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीटली बर्न होगा। अब देखो, यही यही जादू है। देखो होगा क्या, फ्यूल जो है भाई साहब, फ्यूल में क्या है, कार्बन है और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन है ये, उसके कंपाउंड्स है। अब फ्यूल जब इनकम्प्लीटली बर्न होगा तो कुछ अनबर्न्ड कार्बन रह जाएंगे। अनबर्न कार्बन ऊपर आने की कोशिश करेंगे, मतलब अनबर्न कार्बन है वही ना बेसिकली चमकता है, स्पार्कल वही अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स करते हैं। इसी वजह से आपको येलो येलो दिखाई देता है। देखो लिखा है मैंने, फ्यूल बर्न इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली येलो फ्लेम caused by glow of hot and unburned carbon। जो ग्लो करता है ना, स्पार्कल करता है, चमकता है, उसी वजह से हमको येलो फ्लेम दिखता है। बात बुझाया, बुझाया ना? ठीक है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस लाइट। इससे नॉर्मल सी बात है यार, मसाल वसाल जलाए, मतलब देखे होगे कभी, अब तो वो जमाना खत्म हो गया। या घर में अगर गाँव में कभी लालटेन वगैरह जलाए होंगे, तो उसमें येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है एकदम। कैंडल यार, कैंडल कैंडल, ठीक है, कैंडल तो यूज किया होगा, कुछ नहीं तो कैंडल तो यूज किया होगा। ठीक है, तो कैंडल में लाइट प्रोड्यूस होता है ना, ऑफ कोर्स होता है यार। पूरा दिवाली में हम लोग कैंडल से पूरा धुआं धुआं, मतलब धुआं धुआं नहीं, पूरा उजाला कर देते हैं, पूरा लाइट कर देते हैं। ठीक है, तो कैंडल से लाइट प्रोड्यूस होता है भाई साहब। तो मतलब जो येलो फ्लेम है दैट इज कॉल्ड लुमिनस फ्लेम, लाइट प्रोड्यूस करता है, काफी करता है। अब देखो एग्जांपल में लिखना, कैंडल, कैंडल में देखो, कैंडल में नॉर्मली ये कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है, कहाँ गया, हाँ ये कैंडल है, देखो ये कैंडल है। ठीक है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, कैंडल है ये। ठीक है, अब इसको जलाऊंगा मैं, तो इसमें ना कोई प्रॉपर होल्स नहीं, मतलब कि इसमें कोई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो अलग से नहीं ना दिया गया, जो इसके एटमॉस्फेयर में यहाँ पे सप्लाई होगा नॉर्मली, नॉर्मली जो सप्लाई होगा उसी के थ्रू जलेगा, इसीलिए ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। देखो देखो, रुको 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 दिखाता हूँ, ये देख, येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, एकदम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन का, तो इसके कार्बन प्रॉपर बर्न नहीं हो पा रहे हैं। फोकस करो ना यार, इसके कार्बन प्रॉपर बर्न नहीं हो पा रहे, हाँ अभी फोकस किया, इसके कार्बन प्रॉपर बर्न नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से ना, जिस वजह से ये येलो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया नीचे में तो थोड़ा सा ब्लू है, तो भाई वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई हो पा रहा होगा, अरे फिर ठीक है, इस वजह से वहाँ पे स्लाइटली ब्लू आपको दिख सकता है, बट मोस्टली येलो दिख रहा है। फिर गड़बड़ हो गया यार, फोकस, कैमरा भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, अब देख, इसमें बहुत कम अमाउंट में सूट प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, या दिख नहीं पा रहा। अब ये बता दूंगा तो प्रॉपर दिखेगा। देखो सूट दिख रहा है ना, ये देखो, ये सूट तो दिख ही रहा है यार, ये धुआं उड़ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं अगर बता दूं तो ले, धुआं दिखा होगा शायद आपको। ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करो यार, इसको छापो, छापो, वीडियो पॉज करेंगे,
छापेंगे, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर कॉपी में लिखना, ठीक है, प्रॉपर कॉपी में लिखना। दो ये चार्ट से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चार्ट से ही क्लियर हो जाएगा। मिटा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे, मिटा दिया, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई साहब कि पहला केस डिस्कस हो गया कि जब फ्लेम प्रोड्यूस होगा तो क्या क्या सिचुएशन आएगा। फ्लेम प्रोड्यूस कब नहीं होगा, पहला में हम लोग डिस्कस किया बर्न विथ फ्लेम, फ्यूल बर्न विथ फ्लेम। दूसरा आप डिस्कस करेंगे फ्यूल बर्न विदाउट फ्लेम। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ मूव करेंगे। भाई साहब वही तो मजा है, ये तो खैर थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा कम मजा है यहाँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत मजा है, वहां पर रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का मजा तब आएगा ना यार जब रिएक्शंस आएंगे। खैर चलो अब देख दूसरा केस बर्न विदाउट फ्लेम। पहला केस डिस्कस किया था फ्यूल बर्न विथ फ्लेम, फ्यूल बर्न विदाउट फ्लेम, विदाउट। ये केस कब आएगा, ये केस आएगा when fuel is solid and non-volatile, मतलब वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है, किस चीज में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, गैस में। जब गैस में सॉलिड लिक्विड हो सकता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी बिना फ्लेम का बर्न करेगा या बर्न करेगा नहीं, ठीक है। लिक्विड होगा क्या, लिक्विड भी हो सकता है, आई होप यस सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। व्हेन फ्यूल इज सॉलिड और लिक्विड दोनों में से कुछ भी हो, एंड नॉन वोलेटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वोलेटाइल रहेगा तो भैया बिना सूट का प्रोड्यूस, मतलब बिना फ्लेम का जलेगा, एग्जाम्पल। ये समझ में आया, बस ये कंडीशन याद रखना, बिना फ्लेम का, विदाउट फ्लेम के लिए कंडीशन क्या है, फ्यूल जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, बस ये वर्ड याद रखियो, ठीक है। एकदम नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसका एग्जांपल जरा समझो, घर में कभी कोयला का अगर जला होगा, आपके घर में चूल्हा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अब बोलोगे उसमें तो फ्लेम जलता है, जब शुरुआत में चूल्हा जलाते हैं तो फ्लेम जलता है। देखो कोयला में ना, कोयला के साथ साथ बहुत इंप्योरिटीज होती है, ठीक है, और इनफैक्ट जलाने के लिए आप बाकी सब लकड़ी वगैरह भी तो थोड़ा थोड़ा यूज करते हो, प्लास्टिक, लकड़ी, केरोसिन ऑयल यूज करते हो, तो बाकी सब जो है ना, कोयला के अलावा जो भी कुछ है, कुछ कोयला में खुद में अपने आप में इंप्योरिटी है, समझो बात, कुछ कोल में खुद में अपने अंदर इंप्योरिटीज हैं, ठीक है, और कुछ आप ऊपर से ऐड जो कर रहे हो, लकड़ी ऐड कर रहे हो, प्लास्टिक बहुत लोग यूज करते हैं, या केरोसिन ऑयल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो जब आप चूल्हा शुरुआत में जलाते हो, उस समय वो सारे इंप्योरिटीज और जो आप ऐड कर रहे हो वो जलता है, इसीलिए वो फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है और इनफैक्ट सूट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है और सूट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता, ठीक है। तो शुरुआत में जब आप चूल्हा जलाते हो कोयला का, ठीक है, तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है और सूट प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास इंप्योरिटीज हैं जो कि वोलाटाइल है, वोलाटाइल इंप्योरिटीज की वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब पूरी तरह से जल जाता है, पूरी तरह से, ठीक है, मतलब चूल्हा पूरा जल गया, अब आप घर के अंदर उसको लेके आए खाना बनाने के लिए, उस समय क्या होता है, उस समय ये कोयला है भाई साहब, ये सिर्फ कोयला रेड 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 ग्लो करते रहता है, सिर्फ रेड ग्लो करता है, कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। अब आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा, बहुत कम, बहुत एकदम इतना सा प्रोड्यूस होता है, तो भाई इंप्योरिटी ना थोड़ा मोड़ा बच गया है, अभी भी पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है, ठीक है, इंप्योरिटीज थोड़ा मोड़ा बच गया है, इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा है, समझ में आया बात, ठीक है। इंप्योरिटीज बचा है इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा फ्लेम इंप्योरिटीज बचा है इसलिए थोड़ा फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, बट पूरा का पूरा जलने के बाद जब आप घर के अंदर ले आओगे तो रेड रेड होता है, मतलब उस समय फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता है, उस समय फ्लेम प्रोड्यूस
नहीं होता है, वो सिर्फ रेड रेड ग्लो करता है, तो वो विदाउट फ्लेम बर्न कर रहा है। एट दैट सिचुएशन कोल बर्न्स विदाउट फ्लेम। क्या बोल, कोल बर्न्स विदाउट फ्लेम कब? जब मतलब फ्यूल बर्न्स विदाउट फ्लेम कब? जब नॉन वोलेटाइल फ्यूल हो, नॉन वोलेटाइल फ्यूल। ठीक है, एग्जांपल में लिखो कोल, कोल और चारकोल। चारकोल समझ लो, वो लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, कोल और चारकोल लिखेंगे भाई साहब, लिखेंगे। लिख लिया क्या? लिख लिया। तो ये पार्ट खत्म हो जाता है फ्यूल वाला। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बोल सकते। ठीक है, मिटा रहा हूं, लिख लेना, ये छोटा सा था, एकदम छोटा सा। ठीक है, अब एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब एकदम समझो लास्ट पार्ट बचा हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा हुआ है जहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। बेसिकली मैं बता रहा हूं, जब आप क्लास 11th में पहुंच जाओगे ना, तो भाई साहब इसी पार्ट से बहुत बड़ा सिलेबस का पार्ट बनता है। इनफैक्ट आईआईटी जेईई और नीट में पूछते हैं वो लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, वहां पे उसके मैकेनिज्म पढ़ोगे। इनफैक्ट अगर आप कोचिंग करोगे तो 11th-12th में, तो भाई कोचिंग के अगर आप मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करोगे तो पता है वहां पे ना एक अलग से चैप्टर बना देते हैं वो लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म। एक नहीं, दो दो चैप्टर बहुत सारे मॉड्यूल्स में तो मिलेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 और रिएक्शन मैकेनिज्म 2। खैर, अभी हम लोग एकदम सिंपल सिर्फ नाम जानेंगे रिएक्शंस के टाइप्स के नाम जानेंगे और वो डिस्कस। ओके ओके, तो अपने आप को रिजुवेनेट कर लो। अगर आप थक गए हो तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैं ब्रेक नहीं ले रहा भाई, ठीक है, मुझे ब्रेक लेना था, मैंने ले लिया। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे आप, और यहां से कंटिन्यू होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, और एक एक करके एकदम धुआं धुआं करेंगे भाई साहब, धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ। आई होप आप रिफ्रेश होके आ गए हो। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सुनो, केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में, इनफैक्ट आपके सिलेबस में क्या मोस्टली यही प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, जो पढ़ना है आपको मैक्सिमम, वो पढ़ना है हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। एक एक करके मैं नाम लिख रहा हूं। पहला जो रिएक्शन है, या पहला जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लिखना यार, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना। पहले लिखना कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, कंबशन। दूसरा लिखियो सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या भाई, सब एक एक करके डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लें। सब्स्टिट्यूशन, शायद स्पेलिंग गलत हो, मैनेज कर लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेलिंग अगर गलत हो तो देख के नोटिस कर लियो, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन पूरा लिखिए, देखो एडिशन रिएक्शन। ये 3 बेसिकली रिएक्शन हमको डिस्कस करने हैं, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बट एक जगह आप ये तीनों लिखो, एक जगह ये तीनों लिखो, इस तरह से नोट डाउन करो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला लिखो कंबशन रिएक्शन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, बट एलिमिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पता। ठीक है, एलिमिनेशन क्लास 10th में नहीं है, मत पढ़ना एलिमिनेशन। समझ में आया बात? ठीक है, समझ में आया? ओके, तो कंबशन रिएक्शन जो है ना, यहां पे लिखना
कंबसन रिएक्शन जो है वो गिवन बाय सैचुरेटेड and unsaturated both. Saturated and unsaturated both. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी शो करेगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी शो करेगा। कौन सा रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। बेसिकली ये बर्निंग ही है, अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है, फिर भी डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, कि कंबशन रिएक्शन कौन कौन शो करेगा। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, ठीक है, दोनों टाइप के हाइड्रोकार्बन शो करेंगे, ये दोनों टाइप के कंपाउंड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिवन बाय सैचुरेटेड, गिवन बाय, इसी में लिखना यार, इसी के बगल में लिख लेना, आपको एकदम याद रहेगा। गिवन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लो या हाँ, हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन गिवन बाय अनसैचुरेटेड। गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये याद होना चाहिए। कंबशन रिएक्शन को बर्निंग भी बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन को बर्निंग भी आप बोलते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों शो करेगा कंबशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड शो करेगा और एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड। बुझाया ना? छापो भाई, छापो, दिखो, कॉपी में लिखेंगे, कहा लिखेंगे कि कंबशन रिएक्शन जो है भाई साहब वो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों शो करता है। कंबशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों शो करता है। एडिशन रिएक्शन, एडिशन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड शो करता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है कौन? सैचुरेटेड। इसके अलावा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है, उसको अभी आपको डिस्कस नहीं करना। बुझाया? मिटा रहा हूं, लिख लो, इसको लिख लो, मिटा रहा हूं मैं, आप लिख लो। यार ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है ना? अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, अगर आपने मुझे फॉलो किया है, ठीक है, पिछले वीडियोस से मुझे जहां से मैंने स्टार्ट किया, इनफैक्ट वहां से भी अगर मुझे फॉलो किया है, तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स में शायद प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे पहला रिएक्शन जिसका नाम है कंबशन रिएक्शन। वो पहले तीनों लगा दिया, तीनों को लिख लिया शॉर्ट में, उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंबशन रिएक्शन, डिटेल में डिस्कस। यार ये वीडियो ना थोड़ा लंबा खिंच गया, तो जब मैंने देखा, जब इसको अपलोड करने में गया, ठीक है, 2 घंटे से प्लस हो गया। जब अपलोड करने गया तो 4 GB प्लस का बन गया और मेरे पास इतना डाटा नहीं होता, ठीक है, कि इसको अपलोड कर पाऊँ। तो इस वीडियो को ना मैं काट के लगभग 1 घंटे के आसपास का 2 वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बीच में लगेगा कि थोड़ा सा कटा हुआ है ग्लिच टाइप से, बट समझ जाना, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा, ठीक है, हो सकता है वो कल आए, ठीक है, जो वीडियो आएगा वो इस वीडियो का जस्ट बाद का कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है, इसके जस्ट बाद कंटिन्यू होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये वीडियो आज समाप्त करते हैं, कल का वीडियो जरूर देखना, ठीक है। समझ में आया? ओके, तब तक के लिए टाटा बाय।